is Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter Heredity and Evolution. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about inheritance of traits. Set first. Actually, inheritance of traits is a very big topic. That's why I have divided it into two sets. So here we are going to discuss about inheritance of traits. Let's start with that the traits or characteristics which are passed on from parents to their offspring generations or generations to generations are controlled by genes. जितने भी हमारे traits जो characteristics जो parents से जो offspring generations होती है वहां पे पास होते हैं और जो generation से वहां से next generation को pass out होते हैं उन्हीं को हम genes बोलते हैं. Clear? That traits or characteristics which are passed on from parents to their offspring generation to generation are called और we can say are controlled by genes. वो किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? जीन्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं. यदि हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ कैरेक्टर्स अवेलेबल है या पास आउट होके आए हैं तो वो किसने कंट्रोल किए? जीन के थ्रू. सेम यदि हमसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होंगे वो भी हमारे जीन्स के थ्रू ही पास आउट होंगे. क्लियर? तो समझ में आया इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स पे सबसे पहले जो चीज है वो यही है कि जितने भी हमारे ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर किए जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करके जीन्स रखते हैं. क्लियर? एंड ड्यू टू द डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स. क्या है? काफी सारे डिफरेंसेस प्रेजेंट है जो जेनेटिक मेकअप है दैट इज जेनेटिक मटेरियल्स है वहां पे डिफरेंसेस प्रेजेंट है. क्लियर? सो ड्यू टू डिफरेंसेस इन जेनेटिक मेकअप ह्यूमन पॉपुलेशन show a great deal of variation in expression of various traits. क्योंकि काफी सारे डिफरेंस जेनेटिक मटेरियल्स में प्रेजेंट है देयर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें काफी सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिल जाते हैं और वो जो वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट ट्रेट्स में डिफरेंट वेरिएशंस हमें देखने को मिल सकते हैं. एग्जांपल के लिए आप हाइट ले लो. कोई एक शॉर्ट इंसान मिलेगा आपको, कोई आई मीन से ड्वार्फ मिलेगा और किसी की हाइट नॉर्मल हाइट होगी. सेम स्किन कलर किसी का डल होता है, किसी का ब्राइट होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का नॉर्मली हमारा एक नॉर्मल कलर होता है. फिर आई कलर, किसी की ब्लू आईज देखी होंगी, ब्राउन आईज देखी होंगी आपने, ब्लैक भी होती है. सेम जो शेप है नोज की वो भी अलग रहती है. लिप्स एंड ईयर्स है वो डिफरेंट रहते हैं लोगों में. ब्लड ग्रुप्स हैं ऑब्वियसली वो डिफरेंट रहते हैं. तो ये वेरिएशंस कैसे अराइज होते हैं? ये वेरिएशंस तभी अराइज होते हैं क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में अलग-अलग है. दैट इज जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डिफरेंसेस हैं और जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस होने की वजह से ही जो वेरिएशंस हैं वो अराइज होती है. क्लियर? तो समझ आया आपको दैट ड्यू टू द डिफरेंसेस इन जेनेटिक मेकअप ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस ट्रेट्स. क्लियर? Also, attached and free earlobes are two variant found in human population. एक अटैच्ड और एक फ्री ईयरलोब्स, दो टाइप की ईयरलोब्स होते हैं. जो अटैच्ड ईयरलोब्स होते हैं उसमें क्या रहता है, जो हमारी स्किन होती है जो हेड पोर्शन होता है वहां से जो हमारा ईयर है वो अटैच रहता है. क्लियर? जबकि फ्री ईयरलोब्स में ऐसा नहीं होता. फ्री ईयरलोब्स में जो हमारा ईयरलोब है, जो ईयर की ईयरलोब है वो हमारे हेड पोर्शन से अटैच नहीं होगी. क्लियर? अटैच में वो अटैच रहेगी, फ्री में वो नहीं होगी. तो ये जो वेरिएशंस है ये भी काफी लोगों में देखने को मिल सकते हैं कि किसी की ईयरलोब है अटैच है और किसी की ईयरलोब वहीं पे फ्री है. क्लियर? In free earlobe, the earlobe is not attached to the side of the head, and in attached earlobe, the earlobe is closely attached to the side of the head. As I told you, free earlobe में क्या होता है, जो earlobe है वो head की side से attached नहीं रहती, जबकि जो attached earlobe है वहाँ पे क्या होता है, जो earlobe है वो closely attached रहती है to the side of the head. This trait is hereditary. और ये trait कैसा होता है? ये trait hereditary होता है क्योंकि जो parents में जैसी earlobes मिलेंगी मोस्टली जो चिल्ड्रंस है उनमें भी ऐसी ही ईयरलोब्स हमें देखने को मिलेंगी. क्लियर? तो ये भी ट्रेट किसकी वजह से हुआ? हेरिडिटी की वजह से हुआ. देयरफॉर दिस ट्रेट इज हेरिडिटरी. अब बात आती है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. जब भी हम इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो मेंडल का कंट्रीब्यूशन है वो एक वी कैन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है. उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जो मेंडल थे उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट दिए जो ट्रेट्स थे उनके लिए, सिंगल ट्रेट के लिए एंड टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए, और उनके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उनके बेसिस पे उन्होंने कुछ थ्योरीज दी, उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए
जिनके थ्रू हम जो प्रोबेबिलिटी है इनहेरिटेंस की उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। सो लेट्स डिस्कस इट। एक्चुअली द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट that both father and mother contribute equal amount of genetic material to the child. सिंपल है, जो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स है उनके रूल्स किसको गवर्न करेंगे? ऑब्वियसली वो इस फैक्ट पे डिपेंड रहेंगे कि जो मदर एंड फादर हैं दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं किसी भी चाइल्ड को। क्लियर दैट द मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। मेंडल वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने क्या किया, उन्होंने इनहेरिटेंस के कुछ मेन रूल्स के ऊपर वर्क किया और उन्होंने क्या पाया, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। मेंडल ऑप्टेड गार्डन पी दैट इज पाइसम सैटिवम टू कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने क्या किया, गार्डन पी ली। क्लियर, जो गार्डन पी रहती है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। क्लियर, तो उन्होंने गार्डन पी ली और उसी से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। His experiment with garden pea along with inferences drawn together constitute the foundation of modern genetics. उनका जो एक्सपेरिमेंट था गार्डन पी के साथ में along with that जो उन्होंने जो inferences draw किए दोनों ने मिलके जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसका फाउंडेशन किया। क्लियर दैट Mendel's experiment with garden tea along with the garden pea along with the inference drawn together constitute the foundation of modern genetics. अब बताते हैं जो मेंडल है उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो गार्डन पी थी वही क्यों सेलेक्ट की गई? क्लियर, सो एक्चुअली द रीजन बिहाइंड दैट वाज दीस ग्रो वेरी क्विकली एंड आर इजियर टू स्टडी। जो गार्डन पी होते हैं काफी क्विकली ग्रो कर सकती है और उनको स्टडी करना भी काफी इजियर होता है। पी प्लांट्स कैन बी क्रॉस्ड और सेल्फ पॉलिनेटेड एंड हैव अ फ्लावर स्ट्रक्चर दैट लिमिट्स एक्सीडेंटल कांटेक्ट। क्या था कि जो पी प्लांट्स है वो पहले तो क्रॉस और साथ दोनों तरह से उन्हें पॉलिनेट किया जा सकता है और जो उनकी फ्लावर स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है दैट लिमिट्स एक्सीडेंटल कांटेक्ट। क्लियर, इट हैज अ नंबर ऑफ इजीली डिटेक्टेबल कॉन्स्टेंटिंग कैरेक्टर्स। और जो गार्डन पी थी उसमें काफी इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कैरेक्टर्स में उनके में कॉन्ट्रास्ट है। क्लियर, तो क्यों सेलेक्ट की मेंडल ने गार्डन पी? बिकॉज गार्डन पी ग्रोस क्विकली एंड आर इजियर टू स्टडी, बिकॉज पी प्लांट्स कैन बी क्रॉस्ड और सेल्फ पॉलिनेटेड एंड हैव अ फ्लावर स्ट्रक्चर दैट लिमिट्स एक्सीडेंटल कांटेक्ट एंड इट हैज अ नंबर ऑफ इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्लियर, अब बताते हैं that Mendel's contribution were unique because of the use of distinct variable and application of mathematics to the problem. जो मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन था वो काफी यूनिक था। उसका सिंपल सा रीजन था कि उन्होंने डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स का यूज किया था और जो मैथमेटिकल एप्लीकेशंस जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए मैथमेटिकल एप्लीकेशंस उन्होंने अप्लाई की थी। Thereby Mendel's contribution were unique. He kept the record of each generation separately and studied the inheritance of only one pair of character at a time. उन्होंने क्या किया था, जो जनरेशंस थे उनके रिकॉर्ड को सेपरेटली रखा और जो इनहेरिटेंस थी उसको कैसे स्टडी किया? They studied the inheritance of only one pair of characters at a time. एक टाइम पे सिर्फ उन्होंने एक पेयर कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी किया। दैट इज उनका काफी रिलायबल, यूनिक और इजी जो रिकॉर्ड्स थे और जो वी कैन से कंट्रीब्यूशन था काफी बेनिफिशियल रहा। क्लियर, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल। सो हियर इज द एक्सपेरिमेंट फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फॉर वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्लियर, यहाँ पे वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में और जो इनहेरिटेंस ट्रेट्स की जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मेंडल took pea plant with different characters such as height. मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पी प्लांट्स लिए जिनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल थे। दैट इज जो उनकी हाइट थी, किसी की टॉल हाइट थी और किसी की शॉर्ट हाइट थी। क्लियर, द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम वर ऑल टॉल। जो एवन जनरेशन प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, जो प्रोजेनी उनसे बनी, दैट इज जो पी प्लांट्स हैं उनसे जो उन्होंने ऑर्गेनिज्म जो डॉटर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए सब टॉल थे। क्लियर, दैट इज जो पेरेंट्स थे वो टॉल और शॉर्ट दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के थे, लेकिन जो प्रोजेनी आई वो टॉल थी। मेंडल देन अलाउड एवन प्रोजेनी प्लांट्स टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद मेंडल ने
ही जो डॉटर ऑर्गेनिज्म आए उनका अगेन से उन्होंने क्या कराया, उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। एंड जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, देन इन द F2 जनरेशन ही फाउंड दैट ऑल प्लांट्स वर नॉट टॉल। उन्होंने देखा कि जो सारे प्लांट्स हैं वो टॉल नहीं है, दैट इज 3/4 वर टॉल एंड 1/4 ऑफ देम वर शॉर्ट। मतलब 3/4 तो उनके टॉल थे जबकि 1/4 शॉर्ट थे। दैट इज जब उन्होंने प्लांट्स लिए, जो पेरेंट्स प्लांट्स थे उनमें क्या था कि कुछ टॉल थे और कुछ शॉर्ट थे। क्लियर। उसके बाद जब F1 जनरेशन आई तो उन्होंने देखा सारे टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। जब अगेन उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेटिंग कराया तो F2 जनरेशन जब आई तो उन्होंने देखा कि जो जनरेशन है उसमें सारे प्लांट्स टॉल नहीं है, कुछ शॉर्ट हैं एंड कुछ टॉल है। दैट इज 3/4 टॉल है जबकि 1/4 शॉर्ट है। This observation indicated that both the traits of shortness and tallness were inherited in F1 generation, but only the tallness trait was expressed in F1 generation. ये ऑब्जर्वेशन ने क्या इंडिकेट किया? इस ऑब्जर्वेशन ने ये इंडिकेट किया कि दोनों जो ट्रेट्स हैं शॉर्टनेस और टॉलनेस के वो F1 जनरेशन में तो इनहेरिट हुए, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। लेकिन सिर्फ टॉलनेस ट्रेट ही थी जिसको F1 जनरेशन में एक्सप्रेस किया था। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर। सो व्हाट वी फाउंड बाय द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट that the observation indicated that both the traits of shortness and tallness were inherited in F1 generation, but only the tallness trait was expressed in F1 generation, which is known as the law of dominance. अब बात आती है, फर्स्ट हो गया हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में स्टडी किया, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या होती है? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। क्या होता है जब कोई भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो फैक्टर्स रहते हैं, जो एलील्स के जो एलील होते हैं वो क्या करते हैं? एलील ऑफ अ पेयर। क्लियर। एक पेयर के फैक्टर्स के एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। क्लियर। दैट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर। अब आता है हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फॉर टू विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्लियर। वहां पे हमने क्या किया था? एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। यहाँ पे टू विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे इनहेरिटेंस ट्रेट के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। Mendel took pea plants with two contrasting characters, that is one with a green round seed and other with a yellow wrinkled seed. मेंडल ने दो टाइप के पी प्लांट्स लिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। एक टाइप के जो प्लांट्स थे उनमें क्या था? ग्रीन राउंड सीड प्रेजेंट थे और एक में येलो रिंकल्ड सीड। याद रखना, एक में ग्रीन राउंड सीड और सेकंड में येलो रिंकल्ड सीड। क्लियर। And when F1 progeny was obtained, they had round and yellow seeds, thus establishing that round and yellow are dominant traits. जब F1 प्रोजेनी आई तो क्या देखा कि सारे के सारे सीड्स राउंड हैं और येलो हैं। क्लियर। राउंड है और येलो है। दिस मींस जो डोमिनेंट ट्रेट है वहां पे कौन सी है? येलो, एंड राउंड जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। क्लियर। एंड Mendel then allowed the F1 progeny to be self-pollinated to obtain F2 progeny. अब क्या किया? मेंडल ने क्या किया? जो F1 progeny उन्हें obtain हुई उसको उन्होंने self pollinating कराया। self pollinating कराने के बाद F2 progeny उन्हें मिली। He found that seeds were round yellow, round green, wrinkled yellow and some were wrinkled green. तब उन्होंने पाया कि जो seeds हैं उसमें राउंड येलो भी है, राउंड ग्रीन भी है, रिंकल्ड येलो भी है और रिंकल्ड ग्रीन भी है। दैट इज जो प्लांट्स पेरेंट्स प्लांट्स हम लेके चले थे वो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो थे, जबकि अब हमें जो मिले हैं वो कैसे सीड्स हैं? वो राउंड येलो, राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन भी है। द रेशियो ऑफ प्लांट्स विद above characteristics was 9:3:3:1 respectively. दैट इज 9 में हमारे राउंड येलो प्रेजेंट है, 3 round green, then 3 wrinkled yellow and 1 wrinkled green. Clear? So the thing is, in F2 generation, all the 4 characters were assorted out independent of the others. जो F2 generation मिली, वहाँ पे सारे के सारे जो चारों characters थे, वो assort out हो गए independent of the other. Therefore, he said
that a pair of contrasting characters behave independently of the other pair, that is seed color is independent of seed code. इसी के थ्रू उन्होंने क्या प्रूव किया, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो हमारा पेयर होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है ऑफ द अदर पेयर. क्लियर. इसीलिए जो सीड कलर होता है वो सीड कोड के इंडिपेंडेंट रहता है. क्लियर. दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इसी को उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो क्लियर हो गया आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये तीन इंपॉर्टेंट लॉज थी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स को लेके. इन सब में यहाँ पे ये समझ सकते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ में पेरेंट लॉज क्या थे, टॉल टॉल थे, शॉर्ट शॉर्ट थे. क्लियर. दैट इज टॉल शॉर्ट. क्लियर. ऑफस्प्रिंग हमें मिले टी इंटू टी. अब यहाँ पे टी क्या है, डोमिनेंट है. दैट इज टॉल वाला जो है वो डोमिनेंट है, देयरबाय ऑफस्प्रिंग सारे टॉल होंगे. क्लियर. लॉ ऑफ सेग्रेगेशन में क्या था, टॉल एंड टॉल. आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, देन टॉल क्यों है ये, बिकॉज जो डोमिनेंट होता है उसकी पावर ज्यादा होती है, वो जो रिसेसिव होता है उसे हाइड कर लेता है. क्लियर. देयरबाय ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो जो रेशियो मिलेगा हमें 3:1 मिलेगा. दिस टॉल प्लांट्स हमें 3 मिलेंगे तो शॉर्ट प्लांट हमें 1 मिलेंगे. देन आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने राउंड ग्रीन लिए थे एंड राउंड रिंकल्ड येलो लिए थे. क्लियर. तो हमें क्या गेन हुआ, हमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन का जो पेयर मिला, दैट इज रेशियो मिला, वो कितना मिला, 9:3:3:1. So that was all about Mendel's contribution related to the inheritance of traits. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, what is the cause of variation in sexually reproducing organism? जो sexually reproducing organism होते हैं उनमें variations का cause क्या हो सकता है? And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, environment factors and mutation. जो environment factors होते हैं और mutation होता है, सिर्फ वही reason है जो sexually reproducing जो organism है उनमें variations create कर सकता है, वरना sexual reproduction वाले जो organism है उनमें variations होना काफी नॉर्मल बात नहीं है. दैट इज वो वेरिएशंस शो नहीं करते हैं, सिर्फ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड म्यूटेशन की वजह से कभी कभी वो वेरिएशंस शो कर सकते हैं. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट द मेंडल कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस ट्रेट्स. ऑल्सो हमने उनके जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में स्टडी किया. So I think it's enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then,